हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, जो इमेज है इसकी मैंने आपके सामने बना दी है। सारी बातें मैं कर देता हूँ। पहले इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, फिर इसका क्या यूज़ है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसकी वर्किंग, आज हम सारी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है भाई। तो देखिए इस फिगर में क्या क्या बना रखा है। दो तो आपके पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और जो इनकी शेप है ना ये कॉनकेव है। देखिए नॉर्मल जो पोल होते हैं ना अपने पास वो ऐसे होते हैं, इस तरह से। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और जो हमने यहाँ पर लिए वो इस तरह के लिए ऐसे, ये कॉनकेव पोल बोले जाते हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये वाला हमने लिया, इस वाले को नहीं लिया। इसका रीज़न है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों हमने ऐसा ही लिया था। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम ऐसे कॉनकेव पोल्स यूज करते हैं, तो उसको अभी हम लास्ट में कवर करेंगे कि हमने वाई देर इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्यों यूज नहीं की इसमें, वो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, इसके पीछे रीजन है। अच्छा, और क्या क्या है इसमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सॉफ्ट, ये ब्लैक ब्लैक जो बना रखा है ना, ये एक सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन कोर का, और सिलेंडर का आगे का हिस्सा आपको ऐसे दिख रहा है। जो सिलेंडर है इसके आगे का हिस्सा आपको ऐसे दिख रहा है। ये क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिख रहा है सिलेंडर का, ऐसा आगे लाइक दिस। ठीक है भाई। और इस पे हमने जो कॉइल है उसको ऐसे लपेट रखा है। जो वायर है कॉपर का इंसुलेटेड वायर हमने इसके ऊपर ऐसे लपेट रखा है इस तरह से, इसके एक्सिस के अलोंग, इसके एक्सिस के अलोंग, इस क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से वायरिंग, आगे से देखने पर इस तरह से दिखेगी वायरिंग हमको, इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से लाइक दिस, और इसके बाद ये पीछे आएगी, ऐसे घूमकर वापस आएगी। क्लियर होगी बात। जो ब्लैक ब्लैक मैंने बना दिए थे ना इस तरह के, ये क्या है, ये वायरिंग है जो आपको आगे से दिख रही है क्रॉस सेक्शन पे। ये तो यही ग्रीन ग्रीन जो यहाँ पर बने फिगर में, ये आपकी कॉइल है। और इस पेन में देखिए मैंने ब्लैक ब्लैक बना रखे हैं, तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन आपको देखने पर लगेगा आगे से। ये पेन अंदर है, और ये जो पेन है ये सॉफ्ट आयरन कोर का है। इसमें सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो भी एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हम सॉफ्ट आयरन कोर को ही यूज करते हैं। इसका रीजन है बेसिकली, इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में वीडियो के। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ये है कैसी, ये सिलिंड्रिकल है। ये 3D फिगर नहीं, आपको सिर्फ आगे से इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। एक्चुअल में फिगर कैसा है, इस पेन को आप बाहर निकाल लो तो इस तरह से दिखेगा। ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको सर्कल, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। और ये जो ग्रीन ग्रीन है वो इसके ऊपर कॉइल है जो मैंने ब्लैक ब्लैक इस पेन में बना रखी है। देखिए आप ध्यान से। ठीक है भाई। तो अब अगर हम वापस देखते हैं, सारी बातें एक बार और देख लेते हैं। इसमें फिर इस कॉइल से एक स्प्रिंग अटैच होती है। ये स्प्रिंग कंप्रेस और जैसे वो होती है ना स्प्रिंग, इस तरह की स्प्रिंग है अपने पास, ये ऐसी है ना इस तरह की, और यहाँ से कुछ बंधा हुआ है, तो जब वो घूमता है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है इस तरह से, है ना। तो ये वापस रिस्टोर करने की कोशिश करती है अपने आप को। हेयर स्प्रिंग का काम क्या है वो भी हमको बात समझ में आएगी। अभी हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स। तो एक तो हेयर स्प्रिंग है अपने पास, इससे एक पॉइंटर अटैच है, ऊपर एक स्केल है जिसपे दिखाएगा आपको करंट, इस पे करंट की रीडिंग लिखी होती है। एक साउथ और एक नॉर्थ और एक साउथ पर हमने यूज किया, वो भी कॉनकेव। ये जो फील्ड दिखा रखी है मैंने, ये रेड कलर की फील्ड है। ये रेड कलर की फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है भाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप पहले इसकी इमेज बना लो, फिगर बना लो, इसके बाद हम पूरी बातें डिस्कस करेंगे मैंने क्यों और क्या चीजें इसमें यूज की हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है ना। तो ये इमेज आपने बना ली होगी, तो अब इस इमेज में देखते हैं आगे क्या कहानी बनती है। तो इस इमेज में देखें अगर हम ध्यान से, ये एक डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट और measures small current। ठीक है, इन ए कॉइल। ये तो डिवाइस, इसका काम क्या है वो मैंने लिख दिया है। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट और मेजर्स स्मॉल करंट इन कॉइल। क्लियर होगी बात। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो इस फिगर को अगर आपने बना लिया तो इस फिगर को मैं एक बार मिटा देता हूं और हम बात कर लेते हैं सारी। चलिए इसको भर लेने दीजिए क्योंकि काम आएगा भी समझाने में ये। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। तो प्रिंसिपल इसका अभी जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो आपको पता है व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल
is placed in uniform magnetic field. When a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, ठीक है, it experiences a torque which rotates coil. ठीक है भाई, ये हो गया इसका प्रिंसिपल. अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है और वो क्या करता है, कॉइल को रोटेट कर देता है. जब कॉइल होगी रोटेट तो उससे जुड़ा पॉइंटर भी हिलेगा, तो हमें यहाँ पर करंट, इस स्केल में करंट ही मेजर करेगा, भाई इतना करंट आपके पास आ रहा है. क्लियर होगी बात. तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल. कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है. कंस्ट्रक्शन में हमने इट कंसिस्ट ऑफ ए, कॉपर की जो कॉइल है किसके ऊपर है, अब मैं लिख देता हूँ सारी बातें फटाफट जल्दी से, इसके बाद आप इसे नोट करते रहें. अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, फिर हम बात कर लेंगे वर्किंग की. इट कंसिस्ट ऑफ a coil of insulated copper wire having large number of turns. ठीक है, wounded over, इसको लपेटा हुआ होता है किसके ऊपर, wounded over a cylindrical soft iron core. ठीक है भाई, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर. इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक कॉनकेव पोल्स. ठीक है, कॉनकेव शेप्ड पोल्स. तो भाई इसमें क्या क्या है, तो इसमें कॉइल है कॉपर के वायर की, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पर किसके ऊपर लपेटी गई है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही लपेटी गई है. इतनी बात आपने लिख ली होगी, इसको मैं इरेज कर देता हूं. अब और भी बातें बच रही भी कंस्ट्रक्शन में. ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने. अब क्या है भाई, coil is attached to a hair spring. ठीक है, and also attached with a pointer. ठीक है, a scale is fixed on which pointer can rotate. तो इतनी बात है इसके बारे में जो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थी. ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई. दो इसमें पोल्स हैं कॉनकेव, और सॉफ्ट आयरन कोर थी, एयर स्प्रिंग होती है इसमें. ठीक है, और कॉइल को हम लपेटते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. पॉइंटर है जो घूमता है किसके ऊपर, स्केल के ऊपर. अब इसमें बात कर लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज की गई है भाई. ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने के पीछे दो रीजन है. ठीक है, दो चीजें हैं इसमें. एक तो हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी है,
और नंबर बी क्या है, कॉनकेव पोल्स यूज किए हैं। ये दोनों मिलाकर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को आप बना के दे रहे हैं। अब देखिए पूरी बात समझनी पड़ेगी आपको ध्यान से, क्या सिस्टम है, क्या कहानी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा था, अगर कोई अपने पास कॉइल है, नॉर्मली वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है भाई, लीनियर होती है ना। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो कितना कर रहा होता है, आई। तो किसी जनरल केस में मान लेते हैं तिरछा रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है भाई, ये तिरछा रखा हुआ है इस तरह से। इसको किसी और कलर से बना देता हूं मैं, इसको कॉइल को इस तरह से, ये कॉइल है आपके पास, है ना। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ही इस तरह से, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी आपके पास, और ये कॉइल थी, इसमें करंट फ्लो कर रहा था इस तरह से, है ना। तो मान लीजिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका जो डायपोल मोमेंट है एम वेक्टर, वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा भाई। वो कैसा आएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में थीटा का एंगल बन रहा हो, ये मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट बोलते हैं एम वेक्टर को। यहां पर अगर थीटा एंगल बनता है तो टॉर्क हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, आता है आई ए बी साइन थीटा। अब अगर इसमें n टर्न्स हो तो n का और मल्टीप्लाई कर देना है आपको। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें बहुत सारे टर्न हो इस तरह से, है ना, इस तरह से n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं अगर इसमें, तो n आई ए बी साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि नहीं। तो n आई ए बी साइन थीटा जो फॉर्मूला आ रहा है, हम चाहते हैं कि भाई जो टॉर्क की डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो टॉर्क की डिपेंडेंसी है वो सीधे किस पे आ जाए, करंट पे आ जाए। अब यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स आप चेंज नहीं कर सकते, एरिया ऑफ कॉइल चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, तो हो क्या रहा है चेंज। तो जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है एक तो आई पर और एक उसकी ओरिएंटेशन थीटा पर, दो बातों पर निर्भर करता है यहाँ पर। अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें, अगर लीनियर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो टॉर्क है वो दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो आई पर और एक साइन थीटा पर। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है इसमें हम चाहते हैं सारा का सारा टॉर्क किस पे डिपेंड करे, करंट पे डिपेंड करे, ओरिएंटेशन पे डिपेंड ना करे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि साइन थीटा यहां से हट जाए, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो हम ये चाहेंगे कि जो कॉइल है ना, जो कॉइल है उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर, सॉरी उसके प्लेन के हमेशा पैरेलल रहे मैग्नेटिक फील्ड, ताकि एम वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना सके। तो यहाँ पर हम साइन 90 लिख सकें। ठीक है, तो अब लीनियर फील्ड होगी तो वो तो अपना एंगल चेंज करेगी। अब अगर इसी केस में, अब ध्यान से देखिए, आपके पास दो चीज आ रही थी, अब देखिए टॉर्क सिर्फ आई पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा वहां से हट जाएगा, इसलिए हम रेडियल फील्ड का यूज करते हैं। अब अगर हम इसी की जगह रेडियल फील्ड यूज करते तो कैसे करते भाई, देखने एक बार ध्यान से। आपके पास मान लीजिए इस तरह की फील्ड है ऐसी, ठीक है, और आपने यहां पर क्या कर रखा है, एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लिया, जैसे मैंने बताया था पेन इस तरह से, तो क्रॉस सेक्शन आपको आगे से दिख रहा है, और इस पे आपने इस तरह से कॉइल ऐसे लपेट रखी है। ठीक है, इस तरह से कॉइल लपेट रखी है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, तो यहां पर ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, तो देखो अब एक बात आपको समझनी है, जो कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के वायर से गुजरेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के वायर से गुजरेगी वही तो फोर्स लगाएगी वायर पे। अब ये जो फील्ड है, ये वाली फील्ड है, वो तो इसके एरिया में से गुजर गई। वो कहां से गुजर गई, इसके एरिया में से गुजर गई, वायर से तो टकराई नहीं। अरे पिछली बार क्या था, आपको ध्यान समझनी है बात। ऐसे पिछली बार मान लीजिए कॉइल आपकी इस तरह से गई, तब भी जो फील्ड है वो वायर पे लग रही है ना, इस वायर को क्रॉस करती हुई जा रही है, जबकि यहाँ पर जो फील्ड होगी वो सीधे इसके एरिया से निकल जाएगी, वायर पे टच ही नहीं करेगी। मान लीजिए आपके पास इस तरह की कॉइल है कोई ऐसी, और फील्ड ऐसे काम कर रही है, तो ये नहीं घुमा सकती, ये वायर पे करनी चाहिए। अगर इसके एरिया में से निकल गई तो इसे कैसे घुमाएगी, नहीं घुमा पाएगी। तो आपको बाकी सभी फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है, जो फील्ड लाइन इसके वायर से गुजरेगी, इसके कॉइल के प्लेन के पैरेलल होगी,
सिर्फ वही काम करेगी, वही फोर्स लगा पाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझिए इस बात को। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह की कॉइल है ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर गई इस तरह से, इसके एरिया में से क्रॉस कर गई, वायर पे नहीं आई। तो अगर एरिया में से क्रॉस करेगी तो थोड़ी घुमा पाएगी इसको, इस वायर पे लगनी चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ लगनी चाहिए भाई, इस वायर पे। अगर आपके पास इस तरह की कॉइल है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कॉइल है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया में से पास हो गई इस तरह से, तो इसे किसी भी वायर से थोड़ी पास हुई है, इसे फोर्स लगेगा नहीं। तो फोर्स कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड वायर पे टकराए, वायर पे जब टकराएगी तभी फोर्स लगाएगी। तो यही तो है जो वायर से क्रॉस होगी, ये वाली है ना, इसकी ओरिएंटेशन देखिए इस तरह से वायर से क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इसके प्लेन के पैरेलल है। अच्छा मान लेते हैं कॉइल थोड़ी देर बाद घूम जाती है और घूम के कॉइल इस तरह से हो जाए ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो गई। देखिए तब भी हमारे पास एक फील्ड है ये वाली, ये जो फील्ड है अब क्या होगी, इसके प्लेन के पैरेलल हो गई। और बाकी सभी फील्ड क्या है, यूजलेस है, वो वायर से गुजरेंगी नहीं, वो तो इसके लूप के एरिया में से पास हो जाएंगी। जो स्पेस होगा, जैसे कॉइल के बीच में यहाँ पे स्पेस है ना, ये इस तरह से स्पेस है, मान लीजिए कॉइल है तो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, अगर इसमें से पास होती है फील्ड लाइन तो इसको नहीं घुमा सकती, वायर पे टकरानी चाहिए तभी घूमेगी, तभी फोर्स काम करेगा। तो आपको सिर्फ ये वाली फील्ड देखनी है, इसमें ये वाली फील्ड दिख रही है, ये वाली फील्ड, तो 90। अब इस केस में क्या होता है, कॉइल आप चाहे कैसी भी कर लो, कॉइल की ओरिएंटेशन कैसी भी, मान लीजिए कॉइल इस तरह से हो जाए, घूम के थोड़ी देर बाद इस तरह से हो गई कॉइल, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, प्लेन के पैरेलल आ जाएगी, है ना, समझ गए बात को। तो अब हम देखते हैं कॉइल को अगर हम यहाँ पे बना ले, इसका मतलब क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, field lines which produces torque are always, जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी वो फील्ड लाइंस ने, जो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे उन फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है। जो फील्ड लाइंस आपकी टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी वो क्या है, वो हमेशा पैरेलल है, किसके, प्लेन के, पैरेलल to the plane of current loop। समझ में आ गई बात, ये हमेशा क्या है, करंट लूप के प्लेन के पैरेलल आ रही हैं, समझ गए बात। तो ये आपको पूरी बात ये नोट करना, पिछले वाले तो केवल समझाने के लिए मैंने किया था। तो इस केस में हर केस में क्या रही है, आपके पास एक ऐसी फील्ड आती है जो वायर इसके प्लेन के पैरेलल हो जाती है और बाकी सभी फील्ड लाइंस इफेक्टिव नहीं है, वो घुमा नहीं सकती। तो जो फील्ड लाइंस घुमा रही हैं वो हमेशा क्या है, इसके प्लेन के पैरेलल ही हैं, रेडियल हैं। अब अगर हमारे पास लीनियर रही होती तो वो तो भाई बदल नहीं सकती अपनी डायरेक्शन, वो तो भाई लीनियर है, अगर वो बदल नहीं पा रही है तो वो क्या रहती है, वो एंगल बनाना शुरू कर देती थी। यहाँ पर एंगल हमेशा क्या रहेगा, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, यहाँ लिख देंगे हेंस एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑलवेज 90 डिग्री। थीटा क्या जाएगा भाई आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, अब टॉर्क आपके पास आ जाएगा NIAB, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब केवल टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। यही हमें चाहिए था, अपने इसमें हमें चाहिए था कि साइन थीटा पर डिपेंड ना करे, ताकि जब कॉइल घूमे भी तब भी हमारे पास टॉर्क फिक्स रहे, NIAB। तो ये आपके पास टॉर्क क्या हो गया भाई, फिक्स हो गया। ये फायदा मिल गया हमको रेडियल फील्ड से। तो रेडियल फील्ड से बेसिकली फायदा क्या मिलता है कि जो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है, या फिर जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा लूप के प्लेन के पैरेलल रहती हैं। रेडियल फील्ड में ये फायदा आपको हमेशा मिल जाता है। तो आपसे पूछता है अगर क्वेश्चन की रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते हैं, तो आपको यही रीजन लिख के आना है, इन द केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड field lines which produces torque are always parallel to the plane of current loop, hence angle between m vector and b vector are always 90 डिग्री। तो आपके पास जो टॉर्क आएगा वो केवल और केवल करंट पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो सारी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने दे। ये अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन, अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है भाई, जिसकी परमिबिलिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो ऐसा सब्सटेंस जो सारी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने देगा वो हमें इसमें यूज करना है, ताकि फील्ड लाइंस का लॉस नहीं हो, ठीक है, सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरें, इसलिए हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं।
यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड सो दैट, वो भी रीजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर हैज हाई परमीएबिलिटी, वही म्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपने अंदर से पास होने देने की प्रॉपर्टी, हेंस इट पासेस ऑल द फील्ड लाइंस थ्रू इट। ठीक है भाई, तो दो रीजन आपको समझ में आ गए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इसके वर्किंग की, और ये भाई टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की। वर्किंग में क्या आएगा, देखिए ये स्प्रिंग है ना, जब ये कॉइल घूमती है तो स्प्रिंग भी क्या होती है भाई, घूमती है, रोटेट करती है, और स्प्रिंग में जब स्प्रिंग को आप घुमाते हो तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है ना। तो यहां लिख देंगे इन बैलेंस्ड कंडीशन, ये पॉइंटर घूमता है, देखिए जब कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा, जब पॉइंटर घूमेगा तो स्प्रिंग घूमेगी, और स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है, स्प्रिंग वापस वैसा ही होने की कोशिश करती है, तो कॉइल को घूमने से रोकती है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन कॉइल rotates due to magnetic torque, spring attached with it, spring attached लिखा हुआ है, ठीक है, attached spring attached with it also rotates, hence a restoring torque produces in spring which opposes the rotation of coil। ठीक है भाई, ये बात है। अब बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन टॉर्क जो होता है आपका मैग्नेटिक इज इक्वल टू टॉर्क होता है रिस्टोरिंग। ठीक है भाई, टॉर्क मैग्नेटिक क्या आएगा, रेडियल फील्ड है इसलिए आ जाएगा NIAB, जहां पर A कॉइल का एरिया हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, I आपका करंट हो गया, N नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है ये आपका आ जाएगा K इंटू अल्फा। अब बताता हूं K क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। यहां पर K क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जिस एंगल से पॉइंटर घूमे, कितने एंगल से घूम रहा है उतनी डिफ्लेक्ट होगी आपकी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जितने एंगल से घूमती है उतनी, जितना ज्यादा स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, जितना ज्यादा घुमाओगे उसको, ट्विस्ट करोगे, उतनी ज्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। आप स्प्रिंग को ट्विस्ट कर रहे हो इस तरह से, जब वो ट्विस्ट होगी तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। तो अगर हम पर यूनिट ट्विस्ट की बात करें, उसको बोलते हैं पर यूनिट रिफ्लेक्शन। तो यूनिट ट्विस्ट है, यूनिट रिफ्लेक्शन के लिए जो टॉर्क आता है उसको मैंने मान लिया के आता है। क्या आता है भाई, वो के, ये सी भी बोल सकते हैं, उसको सी भी लिखते हैं बहुत जगह पे। तो आपकी मर्जी, आप चाहे के लिख दो चाहे तो सी लिख दो। ठीक है भाई, सी से भी लिखा मिल जाता है, टॉर्जन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, सी को हम लोग। तो के क्या आपका टॉर्जन कांस्टेंट, या फिर उसको हम ऐसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। अल्फा आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखा जाए
तो जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, है ना। तो जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से देखें अगर, तो करंट आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू के अपॉन में NAB और मल्टीप्लाई आ गया आपका अल्फा। अल्फा ये कितने एंगल से घूम रहा है, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा। तो यहां से जो I आएगा इसको हम बोलेंगे कैपिटल G इंटू अल्फा, G इंटू अल्फा, जहां पर G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, किसके इक्वल है, G इज इक्वल टू आ जाएगा K अपॉन में NAB, इसे बोलते क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस तरह से आप कितना डिग्री एंगल पे घूमेगा, ज्यादा करंट ज्यादा एंगल घूमेगा, तो यहाँ पे जितना एंगल घूमेगा उतना ही करंट इमीटर रख देगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम कोलैबोरेट करते हैं कितने डिग्री से घूम रहा है तो कितना करंट आना चाहिए। जी आपका फिक्स रहता है, के एन ए और बी हम बदलते नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। तो ये सारी बातें थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग थ्योरी और रेडियल फील्ड क्यों यूज करिए, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करिए, वो हमने आपको बता दिया। अब कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, I इज इक्वल टू जी अल्फा, जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ से आप इजीली करंट की वैल्यू पता कर सकते हो कितने डिग्री पे घूम रहा है। तो कितना करंट अगर आप इसमें फ्लो कराओगे, जैसे यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा एंगल से घूम जाएगा, तो आपका करंट आसानी से मेजर हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, I प्रोपोर्शनल टू अल्फा है, ज्यादा करंट ज्यादा एंगल, कम करंट कम एंगल, जितना ही कम घूमेगा उतना ही कम करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब कॉइल में। तो इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं करंट को, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे इसके, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में और वोल्टमीटर में, ठीक है भाई। ओके।